Good evening. गुड इवनिंग अंकिता। कौन कौन आ गए क्लास में? थोड़ा लेट हो गया है। मैं ठीक हूँ ममता, आप कैसे हो? थोड़ा सा लेट हो गया था, आज नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ममता एंड मी। ममता एंड मी, अच्छा। आप और ममता क्लास में, ओके। ओके ओके ओके, और कौन है क्लास में? ओके, सब क्लियर है। स्टडी कर रहे की आपने? कैसे चल रही तैयारी? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई करने को मन कर रहा है कि नहीं? हम्म। कई बार पढ़ाई करने का मन नहीं करता ना, एग्जाम टाइम में मन करता है कि अभी एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं आपका? अच्छी चल रही है, वेरी गुड। ठीक है, फिर सेशन को शुरू करते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम? मैं बुक में एक बार निकाल लेती हूँ। बुक्स आ गई आपकी? बुक्स आ गई हैं? मन तो कर रहा है मैम, लेकिन बुक्स नहीं आई। अच्छा, बुक्स नहीं आई है, ओके। नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बना रहे हो ना? हाँ, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स से पढ़ लो अभी थोड़े टाइम, जब तक बुक्स नहीं आती है ना। तब तक आप नोट्स से पढ़ लो, जब तक नहीं है बुक्स आपके पास। रहीम को कल पढ़ा था हमने। अच्छा, रिवीजन किया था, ये बताओ। रिवीजन हुआ या नहीं? कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में? कुछ समझ नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई सवाल? हम्म। एक एक पंक्ति पूछ रही हूँ, ठीक है? जवाब देना। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। किसके विषय में शुक्ल ने ये कहा है? ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। किसके लिए कहा है शुक्ल ने? कुछ पता है? हम्म। अभी नोट्स देखेंगे, है ना? कल जो नोट्स क्लास में बनाए हैं उसको देखेंगे, फिर पता चल जाएगा। बताइए जी, कुछ पता है आपको? किसके विषय में पंक्तियां हैं शुक्ल की? हम्म। बोले। नहीं बोलना? नहीं बोलना। बीरबल? शायद। ठीक है, ऑप्शन दो। हम्म।
ठीक है, ऑप्शन देती हूँ। सेनापति, रहीम, केशव और आलम। सेनापति, रहीम, केशव, आलम। सेनापति इज राइट आंसर। हाउ डू यू से सेनापति इज राइट आंसर? मैंने आपको कल क्या बताया था? सेनापति के लिए क्या बताया था कल आपको मैंने? सेनापति के लिए बताया था कि वो प्रकृति के कवि थे, प्रकृति पर रचना लिखते थे। कल उनके प्रकृति का वर्णन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, याद है? हम्म। रहीम, रहीम के बारे में हमने ये पढ़ा था, ये वाली पंक्तियां। ये अपने समय के परोपकारी और दानी माने जाते थे, कर्ण, दानवीर कर्ण माने जाते थे अपने समय के। ओके, थोड़ा रिवीजन करके आया करो यार क्लास में, है ना? अच्छा, जो हम्म, कई बच्चे हैं जो क्लास में दिख नहीं रहे 4-5 दिनों से, जानते हैं आप उनके बारे में? एक तो बिशु है, और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और लड़कियां भी हैं 2-3। मीरा है क्लास में, मीरा, मीना। अनुराधा है, मीरा, अनुराधा। नहीं जानते आप? ओके। अनुराधा है क्लास में? अनुराधा भी आज नहीं है। हम्म। हाँ, धीरामणि दास। तो एक और नाम था जो कोई लड़का था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो दिखाई नहीं दे रहे मुझे 3-4 दिनों से क्लास में, दिखाई नहीं दे रहे बच्चे। तो अगर रिकॉर्डेड क्लास देखते होंगे तो इन्फॉर्म कर दें, है ना? बता दें कि कहाँ हैं आप लोग, क्लास अटेंड कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इन्फॉर्म कर दें एक बार। ठीक है, अभी तक अनुराधा भी मुझे क्लास में नहीं आई है आज। चलो आ जाएगी वो, कई बार लेट भी हो जाता है ना। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो जी, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आप ज्वाइन करें इसे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों में है। ठीक है, आप, ऐसा भी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी पेपर के लिए तो दोनों एग्जाम चाहिए ही, है ना? 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के नोट्स आपको दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको आंसर के साथ मिलेंगे, 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और ये है 10% ऑफ अगर आप पाना चाहते हैं अपनी फीस में। तो आपको कोड अप्लाई करना होगा मेरा, सरोज 10। ठीक है, अपनी फीस में 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कैसे को डाउनलोड करना है ये आप
इस नंबर पर संपर्क करके पता कर सकते हैं ना। ये हमारी वेबसाइट है www.fillerform.info। इसको भी आप विजिट करें और ये भी आप पढ़ लें। ये हमने कल पढ़ा था सेनापति। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। जन्म इनका 1589। पीछे हमने और क्या पढ़ा? यहाँ पर ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पदविन्यास भी इनका ललित है। ये मैंने आपको स्पेशल बताई थी कल पंक्तियां, है ना। बेटा रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन करके क्लास में आओगे आपको और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। बाद में फिर एकदम से भाग दौड़ पड़ेगी, एग्जाम आ जाएगा, फिर आप लगोगे याद करने ना, तो नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए साथ साथ करते रहो, ठीक है। जितना पढ़ते हैं साथ साथ में एक बार रिवीजन, एक बार तो रिवीजन करना है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? एक बार रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम है आपको? क्लास से पहले जब तक मैं नहीं आती है, आप 4 बजे बैठ के तब भी एक नजर मार लेंगे ना नोट्स पर, तब भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। कई बार मैं लेट हो जाती हूँ, 4-5 मिनट ऊपर हो जाते हैं, तो आप नोट्स वो देख लिया करो एक बार, जो आपने नोट्स बनाए होते हैं उनको पढ़ लिया करो, है ना। ईश्वर दास की सत्यवती कथा, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी। यहां से आज पढ़ना है हमने ना, ये उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल 1700 से 1900। तो शुक्ल ने क्या बताया है समय प्रीतिकाल का? संवत 1700 से 1900। तो उत्तर मध्यकाल इन्होंने नाम दिया है इसको, उत्तर मध्यकाल, ठीक है। ये हमने क्लासेस में शुरू में पढ़ लिया था कि क्या नाम दिया है शुक्ल ने। तो यहां से देखते हैं, सब तैयार है अभी पढ़ने के लिए? एकदम से एक्टिव होकर बैठ जाए और पानी वानी अपने पास रखें, पीते रहें साथ साथ में, ठीक है। सोए ना, बहुत ही ध्यान से पढ़े। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी काव्य अपूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया है। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ ही करनेस कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण नामक 3 ग्रंथ, 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे। क्या क्या है? कौन से कवि की बात हो रही है? करनेस कवि की, ठीक है। करनेस कवि के कौन कौन से ग्रंथ हैं? कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण, 3 ग्रंथ हैं इनके। और कैसे ग्रंथ हैं? अलंकार संबंधी। मैंने आपको बताया था जिसमें आभूषण, आभरण ऐसे टाइप के शब्द आए, वो क्या है, कैसे ग्रंथ है? कैसे ग्रंथ है वो? अलंकार संबंधी ग्रंथ। आभूषण, आभरण जिसमें आए वो कैसे ग्रंथ हैं? अलंकार संबंधी। रस निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। रस निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण कैसे, कौन सी पद्धति पर किया? शास्त्रीय पद्धति पर। करनेस कवि की यहां पर आपको रचनाएं नोट करनी है, ठीक है। करनेस कवि की रचनाएं कौन कौन सी? कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, और भूपभूषण,
ठीक है, अलंकार संबंधी तो पता चल ही जाएगा, आभूषण और आभरण इसमें दिया हुआ है। तो करनीस कवि, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रचनाएं नोट कर ले। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहलाचार्य केशव ने ही किया। काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले किसने किया? आचार्य केशव यानी केशव दास ने। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष बाद चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये वाली पंक्ति आपको नोट करनी है। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष बाद चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ठीक है, केशव की कवि प्रिया, ये केशव की रचना है कवि प्रिया, इसको याद करना है। गुड इवनिंग अनुराधा, मैं अभी आपको याद कर रही थी, आप लेट आए आज। कवि प्रिया केशव दास की रचना है। केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। ये भी आपको पंक्ति नोट करनी है। केशव के प्रसंग में पहले कहा जा चुका है कि काव्य में यहां से नोट करना है इसको, वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। ठीक है, मतलब अलंकारों को बहुत ही ज्यादा इन्होंने इस्तेमाल किया। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूं आपको, अब मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है, ये आपको खुद देखना है ना। अब याद तभी होगा जब आप रिवीजन करोगे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य शास्त्र के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय थी। ये हम पहले देख चुके थे कि भामा, उद्भट और दंडी को इन्होंने फॉलो किया है। पढ़ा था हमने केशव के बारे में, ये याद है आपको कुछ? कहाँ चला गया? हमने गुड इवनिंग अनुसुईया, अनुसुईया, मैं आपका नाम सही ले रही हूँ ना, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना? आज आप नए हो ना क्लास में? अनुसुईया, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं आपका नाम? चलते हैं। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा, उद्भट के समय में थी। ये संस्कृत आचार्य थे ना, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ, मतलब इन्होंने किसका किया है, किसको फॉलो किया? भामा, दंडी और उद्भट को। ये पहले देख चुके थे। मैम शुक्ल जी की बुक से पढ़ा रही हो आप? यस, शुक्ल की बुक से पढ़ा रहे हैं। ओके ओके अनुसुईया, आज आप न्यू हो ना? ठीक है, आप सारी पुरानी क्लासेस देख लेना, है ना। और ये जो बुक है, शुक्ल वाली बुक पढ़ रहे हैं। आज मेरा फर्स्ट दिन है। ओके, हाँ, मैंने आज आपको पहले दिन क्लास में देखा। ये वाली बुक है, दिख रही है? हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, ये वाली बुक से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये, और यहीं से हमने शुरू किया है पढ़ना। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक ये वाली नहीं है तो आप इसको खरीद लें, खरीदनी पड़ेगी किताबें, है ना। किताबों वाली लिस्ट भी पिछली क्लास में दी है अनुसुईया,
पिछली क्लास में दी है लिस्ट 1 अप्रैल की क्लास में। जितने भी लोग नए हैं वो सभी 1 अप्रैल वाली क्लास देख लें। और उसमें किताबें मैंने सारी वहां पर विद फोटो रखी है, विद रेट भी रखी है इवन। सिर्फ फोटो ही नहीं, रेट भी वहां पर दिया हुआ है अमेजोन से मैंने वो करके देख करके। तो अगर आपको अमेजोन से सस्ता पड़ता है अमेजोन से खरीद लें। अगर आपको सस्ता पड़ता है अगर अदर कंपनियों से तो आप वहां से ले लें। मीशो में ज्यादा, मीशो में, फ्लिपकार्ट में तो देख लेना जहां पे आपको सस्ता पड़ता है। मीशो बोलते हैं कि पहले सस्ता था लेकिन अब महंगा हो गया, तो उस हिसाब से आप अपने मतलब सब पे रेट चेक करके फिर जहां पे आपको सस्ता मिलता है वहां से ऑर्डर कर लेना। किताबों की पूरी लिस्ट दी हुई है, वो आपको काम आएंगी किताबें, सिर्फ पढ़ने की नहीं, पढ़ाने की भी काम आएंगी, फ्यूचर में भी काम आएंगी, है ना। तो सबसे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा तब पढ़ा पाओगे, तो किताबें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करना है ना। तो किताबें जरूरी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आप साथ साथ में तैयारी करते रहें और किताबें ले लें। अमेजोन पर सस्ती बुक मिल रही है मैम, ओके हाँ। तो अमेजोन जहां पे भी सस्ती मिल रही है वहां से ले लें, है ना। और ऑर्डर कर लें, जल्दी पहुंच जाएगी, वैसे भी अमेजोन से जल्दी आ जाती है। तो खरीद लें सभी किताबें, है ना। किताबें बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे भी पढ़ाने में इजी होगा अगर आपके पास बुक्स होंगी तो मैं बुक का पूरा पेज यहाँ पे रख सकती हूँ। जब मैं यहाँ पूरा बुक का पेज रखूंगी, आपके पास बुक होगी तो आप लाइन बाय लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं आपको बताती चलूंगी। साथ में आप नोट्स भी बनाते रहेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सब पुरानी क्लासेस देख लेना। और 1 अप्रैल की क्लास में बुक्स की पूरी लिस्ट दी हुई है विद रेट और विद फोटोज। तो आप वहां से परचेज कर लें, मतलब देख कर, है ना। अपने पास जो जो भी जरूरतें हैं, हमारी बुक्स जो चाहिए हमें। क्या बताया, क्या लिख रहे हो अनुसुईया आप मैम। कोचिन, कोचनी, मैं समझ नहीं पाई क्या लिखा आपने। के टाइम, क्लास लिखना था क्या। क्लास का टाइम पूछ रहे हो। क्लास का टाइम 4 से 6 है। 4 से 6 है हमारी क्लास का टाइम, ठीक है। इवनिंग 4 से 6, ये शाम को। आगे आने वाले टाइम में हम हो सकता है चेंज कर दें, लेकिन अभी तो यही है ना। बुक है या गाइड, आ, किसके बारे में पूछ रहे हो। बुक या गाइड, शुक्ल वाली, शुक्ल वाली बुक है, गाइड नहीं है। मैंने गाइड भी दिखाई है आपको वहां पर। दृष्टि वाली गाइड मैंने बोली है ना आपको, दृष्टि वाली, अरिहंत वाली, और भी जो गाइड्स होती हैं, गाइड्स तो सारी अच्छी होती हैं। तो उनमें से कोई एक गाइड आपके पास होना जरूरी है, एक गाइड खरीद ले, ठीक है। पांडे वाली बुक है, मतलब गाइड है, वो भी आपको जरूरी है खरीदना। तो ये है क्लास का टाइम अनुसुईया, शाम को 4 से 6। और कल अगर आप थोड़ा मुझे मेरा साथ देंगे तो हम 3 बजे क्लास कर लें कल। कल मेरा बर्थडे है एक्चुअली, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी क्लास ले लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा उसके बाद थोड़ा बिजी हो जाऊंगी। तो अगर आप मतलब आप साथ देते हैं कहते हैं तो 3 बजे कल क्लास कर लें, अगर आप रेडी हैं। अंकिता, तो बताओ अगर 3 बजे आप ले सकते हो क्लास तो। इससे पहले भी ले सकते हो आप। थैंक यू ममता। हाँ पहले भी ले सकते हो, फिर आप लोग आएंगे क्लास में तभी ले पाऊंगी ना, मैं किसको पढ़ाऊंगी नहीं तो। बताओ। ओके। सारे तैयार है ना 3 बजे के लिए। तब मैं सोच रही थी कि आज मैं पूछ लूंगी बच्चों को क्लास में कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं क्लास में तो हम थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेंगे कल की क्लास के लिए। ओके। हाँ तो ठीक है, मैं वैसे अनाउंस कर दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो क्योंकि 6 बजे बहुत लेट हो जाता है शाम को जब क्लास खत्म हो जाती है ना। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, मैं अनाउंस कर दूंगी क्लास के लिए, अनाउंसमेंट में डाल दूंगी मैं जो भी टाइम होगा।
बाकी लोगों को भी पता चल रहा है, बाकी बच्चों को भी। हम्म। चलें, अनुसुईया आपके पास है ये शुक्ल वाली बुक? ठीक है, थैंक यू। हम अब पढ़ते हैं, है ना? उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। भावा और उद्भट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। मतलब चाहे वो रस हो, चाहे वो रीति हो, चाहे वो अलंकार हो, हर एक के लिए एक ही शब्द था, अलंकार। तो अलग शब्द कोई बना ही नहीं था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। ये पूरा आपको लाइन नोट करनी है। भामा, यहां से लेकर भामा और उद्भट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था, किसी ने चैनल को ज्वाइन ही नहीं किया। फिर आप बोल रहे थे रोज मैम चैनल बना लो, चैनल बना लो। ज्वाइन किया है किसी ने? यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। यहां तक आपको ये वाली पंक्ति पर नोट करना है, ठीक है? यहाँ भामा से लेकर। भूल गए? ओके, भूल गए। हम्म। ठीक है, भूल गए तो। जैसे रोज आप क्लास में बोलते थे ना, तो मैंने चैनल बना लिया, अभी तक किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। कल आपकी बेटी का बर्थडे है? ओके, क्या नाम है आपकी बेटी का? हैप्पी बर्थडे उसको मेरी तरफ से। कितने साल की है वो? उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण्य विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। पर केशव दास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। केशव के बाद नहीं चली रीति ग्रंथों की परंपरा, ऐसा बता रहे हैं। कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद उसकी अखंड अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा, उद्भट और दंडी के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार्य का भेद हो गया था। मतलब बाद में अलंकार और अलंकार्य में भेद स्पष्ट कर दिया गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार दैव योग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की एक संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। यशवी 1 साल की हो जाएगी। ओके, यशवी को हैप्पी बर्थडे। उसकी लंबी उम्र, तंदुरुस्ती हो और वो बढ़े, उन्नति करे, बहुत बहुत अपने लाइफ में तरक्की करे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो आप लोग? अब मुझे बार बार आप लोगों को पूछना पड़ रहा है, पेपर सॉल्व कर रहे हो? हम्म। पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल भी हल्का ना ले, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, क्लास में एक दिन मैं पेपर शुरू करती हूँ, पर करूँ कब? मैं मेरे पास 2 घंटे का ही टाइम है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और आप लोग खुद से कुछ करते नहीं हो। क्या करूँ मैं आपका? हम्म। अगर मैं पेपर आपको करवाऊं तो मैं सिलेबस कब कंप्लीट करवाऊंगी? बोलो। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में से आ रहे हैं, आए हैं इस बार भी, है ना? तो उससे बहुत सारा आइडिया भी मिल जाता है और बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, पर आप करते नहीं है। कर रहा है कोई? जल्दी बताओ, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो कि नहीं?
हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। कहां से चली? ये वाली पंक्ति को आपको नोट करना है। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा कहां से चली? चिंतामणि से। चिंतामणि त्रिपाठी, आगे पढ़ेंगे उनको। अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो शुक्ल रीति काल का आरंभ किससे मानते हैं? पूछा जा सकता है आपको ये। शुक्ल रीति काल का आरंभ किससे मानते हैं? चिंतामणि से। ठीक है, चिंतामणि पहले कवि रीति काल के। कोई नहीं बता रहा ना प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई भी नहीं कर रहा है ना। अगर नहीं करेंगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों को, होगा यहाँ पर, काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया। यहाँ पर आएगा सब अंगों का। क्या क्या है इनकी रचनाएं? काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ हैं। काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कि ये तीनों ग्रंथ आपको नोट करने हैं। जी मैम, अभी तो नहीं किए हैं। अच्छा, आप तो नहीं किए, आप तो आज ही क्लास में आए हो। बाकी लोग तो जो रोज क्लास में होते हैं उनको पूछ रही हूँ मैं। अनुसुईया, आप भी बुक ले लेना प्रीवियस ईयर की पेपर की, ठीक है, और सॉल्व करना शुरू करो। काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश। तीन ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया। किसकी बात है ये? चिंतामणि की, ठीक है। और ये काव्य प्रकाश एक मम्मट की रचना है। काव्य प्रकाश और भी मतलब मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो ये याद रखनी पड़ेगी। ये चिंतामणि की बात हो रही है यहाँ पर। चिंतामणि, वैसे मात्रा गलत लगा दी मैंने, चिंतामणि देख लेना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर प्लीज सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। अंकिता, ममता, अनुराधा, सुन रहे हो मेरी बात को? प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पेपर भी बीच बीच में PYQ MCQs करवाती रहूंगी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की एक भरमार सी होने लगी। हम्म कवियों ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या सवैया लिखना। हिंदी साहित्य में यह एक अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्यों दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या और पर्यालोचन शक्ति के अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। तो जो आचार्य की कोटि में किसको गिना जाए उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा होता था। अंकिता कहाँ है? अंकिता का कोई जवाब नहीं आया। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी ना हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। तो उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था, इसलिए भी ये वाली बातें हो रही थी। जो कुछ लिखा जाता था वो पद्य, मैंने ये पहले भी बताया आपको कि पद्य में लिखा जाता था, गद्य का विकास नहीं हुआ था। पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक, चंद्रालोक जयदेव की रचना है ये, कि यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। किसकी रचना है चंद्रालोक? इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चंद्रालोक। जयदेव की रचना। आगे है, उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। तो सारे जो कवि हैं वो सबको आचार्य नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो होना चाहिए एक कवि में, तो ही उसको आचार्य गिना जाएगा। वे वास्तव में कवि ही थे। ये वाली पंक्ति पूरी आपको नोट करनी है। ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप को भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रात धारणा अवश्य। एक मिनट, कौन सी धारणा ये? शब्द शक्ति का विषय तो दो ही चार कवियों ने। भ्रांत धारणा, यहाँ पर बिंदी आनी थी ऊपर, मैं वही सोचूंगी कुछ तो रॉन्ग है। भ्रांत धारणा, जो भ्रांति होती है ना, वही है, उत्पन्न हो सकती है। काव्य की साधारणतः दो भेद किए जाते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आपको पता ही है, जो सुनने वाला होता है और जो देखने वाला है ना। जो हम सुनते हैं, जैसे रेडियो, देख नहीं सकते हम सामने कौन प्रचार कर रहा है, कौन बोल रहा है, स्पीकर को देख नहीं सकते। और एक दृश्य है, जैसे टीवी, है ना। तो दो प्रकार के काव्य हैं, इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। आगे है सारांश यह कि इन रीति ग्रंथों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह ना समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रहे। केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने ना तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, ना रस के क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया। ये दास कौन है? भिखारी दास है ये, ठीक है। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। तो रचना भी आपको याद रखनी है, इनकी इंपॉर्टेंट है। भिखारी दास। कौन सी पंक्ति इंपॉर्टेंट है? कौन सी पंक्ति इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? यहाँ पर कौन सी पंक्ति इंपॉर्टेंट है? एक मिनट रुकना। काव्य निर्णय इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने पीछे बताई आपको पंक्ति, अभी तो वही आपको बताई है इंपॉर्टेंट। ये पहली वाली दो तीन पंक्तियां जो हैं, ये वाली आपको नोट करनी है, और ये वाली नोट करनी है आपको। शब्द शक्ति वाली, दो ही चार कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, और यहां तक आपको उत्पन्न हो सकती है। ये पूरा आपको नोट करना है, ठीक है, यहां तक। उसके बाद सारांश की रीति ग्रंथों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। ये भी सारा मतलब देख लेना बहुत ज्यादा। वैसे शुक्ल का एक तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि
यह ना समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रहे। ठीक है, बाकी काव्य निर्णय ये वाला जो ग्रंथ है ये भिखारी दास का है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे उपकरणों, छोटे छोटे प्रकरणों में बांट रखा है, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी, हाँ, इन्होंने भिखारी दास को ही बोला है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उनका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। भूषण का भाविक छवि, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। भूषण का भाविक छवि का एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों में भाविक का ही एक दूसरा या प्रवर्धित रूप भाविक का संबंध कालगत दूरी से है और इसका देशगत दूरी से। बस ये आपको याद रखना है कि भाविक का संबंध काल से है, जो मतलब समय का जो गैप है उसकी बात कर रहे हैं, और भाविक छवि की बात हो रही है, और भाविक छवि का देशगत से। आगे, दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 तो भेदों के भिन्न भिन्न योग हैं। अतिशयोक्ति आपको पता है, जिसमें ज्यादा एक्स्ट्रा ही वर्णन कर दिया हो, है ना, एक्स्ट्रा ही चीजें बता दी गई हो। तो अतिशयोक्ति के उदाहरण हम आगे देखेंगे साथ साथ में, अभी आगे आ जाएगा। आगे है 5वां संभावनातिशयोक्ति। तो संबंध अतिशयोक्ति ही है। देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगिणी से ली हैं, वैसे ही यह छल भी। सच पूछे तो छल का अंतर्भाव अवहित में हो जाता है। इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए गए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 2 बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रमादवश और का और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता है जब कहीं कोई नूतन होता है, नई विचार पद्धति मिलती, अतः दूसरा ही कारण ठहरता है। कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। केशवदास के रूपक के 3 भेद दंडी से लिए। बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आगे आ जाएगा सब कुछ इंटरेस्टिंग, बस ये थोड़ा सा है और इम्पॉर्टेंट है, बट ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। केशवदास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए हैं। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अनुराधा, क्लास में हो ना सभी, भाग तो नहीं गए। केशवदास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए हैं। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। ओके, अंकिता तो चली गई मुझे लगता है ना। अंकिता, हो क्लास में आप? इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधिक अद्रूप्य रूपक हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपकातिशयोक्ति सा हो गया है। रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहां होता है जहां प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। केशव के ना तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है ना उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर कुछ झलकता है, पर असल बात का पता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। भूषण क्या प्राय सब हिंदी कवियों में भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। तो सबसे गड़बड़ पिंकी। ओह यस, पिंकी, आप अभी आए पिंकी? आप अभी आए ना क्लास में, लेट क्यों आज?
भूषण क्या प्राय सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों के में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के ना होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है, बस ये ध्यान रखना है, भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। फिर है तीसरा पॉइंट, शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षणा का लक्षणा भी विलक्षण है, का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है। जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ, तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक क्यों लेट हुए आज आप पिंकी? केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया, विरस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की, ये भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है, ये आपको नोट करना है। महाराज जसवंत सिंह ने अपनी भाषा भूषण की रचना किसके आधार पर की है? चंद्रालोक के आधार पर। पूछा जाता है ये सवाल, इंपॉर्टेंट है। पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया है। पूरी पंक्ति आपको ये यहां से यहां तक नोट करनी है, राइट? ये ठीक है। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों में बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षण ग्रंथों से चुनकर इकट्ठे करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या ना होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत ही सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ है, जिनमें और दूसरे रस के पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल वंशिक वर्णन के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप षट ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रलंभ, यहाँ पर बिंदी होगी, विप्रलंभ संबंधी 12 मास भी कुछ कवियों ने लिखे। नेटवर्क की कोई दिक्कत हो रही है? मैं बाहर गई हुई थी। ओके 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 पिंकी, मुझे ये बताओ, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न नित्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की और कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई है, पर वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित से हो गई है। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया है। वागधारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके तो दिखा सके, पर उनके अभ्यंतर प्रकृति के अन्वेषण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं, आ रही है। ओके। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी।
जी नेटवर्क इशू आ रहा है मैम। ओके, अभी भी आ रहा है? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था कुछ स्क्रीन पर ना, मैं इसलिए पूछ रही थी। अभी ठीक है? सबको मेरी आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? सब कुछ ठीक है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो बताएं मुझे जल्दी से। जी जी मतलब ठीक है या नहीं? अनुराधा? ठीक है। सब आ रही है वॉइस, वीडियो भी आ रही है? अभी नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही तो पिंकी आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे हैं आ रही है ना? तो आप लेफ्ट कर लो, जिसको नहीं दिख रहा है वो लेफ्ट करके आ जाओ। ठीक है अनुसुईया, नहीं आ रहा है तो आप लेफ्ट करके आओ। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उच्चुत संस्कृति दोष का निराकरण होता, जो ब्रजभाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है, और नहीं तो काव्य वाक्य दोषों को ही पूर्ण रूप से निरूपण होता का, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे, भूषण के लिए अच्छा कवि बोल रहे हैं। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। ये पूरी पंक्ति आपको नोट करनी है। किसके लिए बोला है उनकी भाषा अनेक स्थलों पर सदोष है? सदोष मतलब दोष सहित, यानी कि उनकी भाषा में दोष है। ओके। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते हैं और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधि, इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छा अनुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिसीमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रज भाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग हैं, जैसे मोर, हमार, कीन, जैसे इत्यादि बराबर मिलते हैं। बिहारी की मात्रा भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। कहाँ हुआ रीति ग्रंथों का विकास? अधिकतर अवध में। अतः इस काल में काव्य की ब्रजभाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी ने, यानी कि भिखारी दास जी ने क्या किया? काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं, ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमिति सब कोई, मिले संस्कृत पारस्यो पैति प्रकट जो हुई। ये पंक्ति किसकी है? आगे है, ब्रज मागधी मिले अमर, नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हो मिले शट विधि कहत बखानी। भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं काव्य निर्णय से। ठीक है, भिखारी दास। उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्धमागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। ये आपको पता ही है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। वो भाषा अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम भाषा पढ़ने वाले हैं। बस इसके बाद ये वाला रीतिकाल खत्म हो जाएगा, हम भाषा पे जाएंगे बिल्कुल। ये सारा मागधी अर्धमागधी सारी चीजें हम देखेंगे, है ना? जबादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है, मतलब कि भाषा के लिए जबादानी मतलब भाषा के लिए उर्दू का शब्द है। ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रज में ही रहेंगे तभी हम ब्रज भाषा बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते, है ना? इसीलिए बोलते हैं ब्रज भाषा। क्या था वो पंक्ति? भिखारी दास की है, वो आगे आएगी शायद। आप कवियों की वाणी भी प्रमाण है, इस बात को दास जी ने स्पष्ट किया है। सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्मचिंतामणि मतिराम भूषण सुजानिए, लीलाधर सेनापति निपट निवास निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देवमानिए, आलम रहीम रसखान सुंदर अधिक
अनेकन सुमत भय कहाँ लौ बखानी है। ब्रजभाषा हेत ब्रजभाष ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हो सो जानी है। हाँ, ये वाला मैं बता रही थी, ये भिखारीदास की इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा हित ब्रजभाष ही ना ब्रजवास ही ना अनुमानो। पंक्ति किसकी है ये वाली इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। भिखारीदास की पंक्ति है ये। पूरा ही मतलब भिखारीदास का है पहरा, पर ये वाली जो पंक्तियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भिखारीदास अगर पूछा जाए कभी आपसे तो ध्यान रखना है ना। और क्या बोल रहे हैं कि ब्रज भाषा जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति बोल सकता है जो ब्रज में रहता है, या फिर ब्रज में रहकर ही ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये मतलब इन पंक्तियों का, भिखारीदास की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मिलीजुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन में सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये भी एक बात बोल रहे हैं। दास जी कहते हैं, ये भी भिखारी दास की ही पंक्ति है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछी गई है, तो इसको भी आप नोट करें भिखारी दास के नाम पर, भिखारी दास। और इसमें क्या लिखा है, तुलसी गंग दुवो भय। सो कविन में सरदार, तुलसी और गंग कवि के लिए बता रहे हैं कि सुकवियों में, अच्छे कवियों में सरदार हैं ये। इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार की, इनके काव्यों में अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। इस सीधे साधे दोहे का जो यह अर्थ लें कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली है, तो समझ को क्या कहा जाए। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्ष की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ही ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रजभाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक चिन्हों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। ऐसा न केवल स्वकार्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो कीनो करियो करियो कीन, यहाँ तक कि किए तक रखने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता ना प्राप्त हो सके, क्योंकि अलग अलग शब्द यूज कर रहे थे सारे कवि। तो जब अलग अलग शब्द यूज कर रहे थे तो भाषा स्थिर नहीं हो पाई। स्थिर कैसे हुई, पता नहीं चल रहा था कि अब कियो रखें या कीनो रखें या करियो रखें या करियो रखें या कीन रखें, है ना। जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदास जी ने भी गनी गरीब साहब इताती उमर दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों ज्यों बढ़ता गया, त्यों त्यों कवि लोग अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार ही तक अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। बखत बुलंद आदि शब्द उनकी जुबान पर भी नाचने लगे। यह तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी। पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की स्वाभाविक सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं कहीं सुसबोयन आदि अनेक विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की रचना से लगती है। शब्दों के साथ साथ मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ये, तो हम जल्दी से आगे निकलने वाले हैं, है ना।
तो ये आपको समझते हुए चलना है बस, ठीक है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है, और उनके भाव भी बंध गए हैं, बंद होगा यहाँ पर, उनके भाव भी बंध गए हैं। रसनिधि कृत रतन हजारा, ये आपको नोट करना है, ये वाला ग्रंथ रतन हजारा रसनिधि की रचना है। रतन हजारा किसकी रचना है? रस निधि की, इंपॉर्टेंट है। यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है, बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी सांचे में ढाल लिया है जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है। ये वाली पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। शुक्ल ने ये किसके लिए कहा है? तो बिहारी के लिए कहा है। नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली पर की है, पर बिहारी रस भंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं यहाँ तक। तो ये शुक्ल की पंक्तियां हैं किसके विषय में? बिहारी के विषय में। ये आपको नोट करनी है, ठीक है, बिहारी। आगे चलते हैं। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैया ही रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए रीतिकाल कवियों के प्रिय छंद, तो कवित्व और सवैया। कवित्व को श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया है। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कमल रसों की बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहां तहां किया है, वास्तव में श्रृंगार और वीर रस इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। श्रृंगार और वीर, प्रधानता श्रृंगार की थी, ठीक है, रीतिकाल की बात कर रहे हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता थी, श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं लिखी हैं। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे, कई लोग किसी ने इसको श्रृंगार काल भी कहा है, तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। हाँ, ये जिन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है, नायिका का वर्णन किया है, उन्होंने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया है। ये भी बता रहे हैं इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता। हाँ, ऐसा नहीं है कि जनता की रुचि अश्लीलता थी, बता रहे हैं आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी। मतलब जिनके आश्रय में कवि रहते थे, उन्हीं राजा महाराजाओं की रुचि थी कि वो अश्लील रचनाएं लिखें, तो उसी के अनुसार उन्होंने लिख दी, जिनके कारण जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। मतलब पहले तो ऐसा होता था आदिकाल में, है ना, कि वीर रस की रचनाएं ज्यादा लिखी जाती थी और राजाओं को अपनी वीरता का वो रचनाएं लिखना, सुनना और उनको पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन रीतिकाल तक आते आते क्या हो गया, वीर रस तो जैसे कम, उसका जो प्रभाव था वो कम रह गया, और धीरे धीरे कहाँ पर बढ़ रहा है काव्य, अश्लीलता की ओर बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, अब हम पहुंचते हैं चिंतामणि त्रिपाठी पर, ठीक है। तो चिंतामणि त्रिपाठी पहले कवि हैं, प्रकरण 2 पर हम यहाँ पहुंच गए हैं, है ना। उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 2 पर हम हैं अभी। ये है रीति ग्रंथकार कवि, और सबसे पहले है इसमें चिंतामणि। तो यहां से देखते हैं हिंदी साहित्य की, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, मतलब ध्यान तो पहले भी इंपॉर्टेंट पढ़ा है हमने, पर अभी इंटरेस्टिंग होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा, ठीक है। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रकृति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य मुख्य कवियों का वर्णन दिया जाता है। मुख्य कवि पहले कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले ये 4 भाई थे। कौन कौन थे ये 4? चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर 4 भाई थे, चारों ही कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। प्रथम 3 कौन? चिंतामणि, भूषण और मतीराम। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा एमए में, है ना। इन तीनों के बारे में एमए में आता है, होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा। जटाशंकर मतलब 3 जो पहले वाले हैं, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, 3 भाई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
यहाँ पे है, बहुत ही यशस्वी हुए हिंदी साहित्य में। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि जी का जन्म काल संवत 1666। संवत 1666। पहले तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तिकवापुर। ये आपको नोट करना है, तिकवापुर, जिला कानपुर। ठीक है। ये उसके बाद ये तीन चार भाई थे, चारों का नाम याद रखना है। उसके बाद ये है जन्म काल इनका 1666 संवत के लगभग, और कविता काल, ये कविता काल है। ठीक है, इसको मृत्यु मत समझ लेना कि अब पहले जन्म दिया फिर मृत्यु। ये कविता काल है, 1700 के आसपास ठहरता है, और 1700 ही उत्तर मध्यकाल का समय है ना। तो चिंतामणि जी का जन्म कब का है? संवत 1666 का। आपको बताया है कि -57 करना है और आपको सन निकालना है। तो सन में ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। 1666 -57 कितना बचा? 1609। तो ये है इनका जन्म काल चिंतामणि का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कविता काल इनका 1700 के आसपास ठहरता है, यानी कि 1650 के आसपास। उसके बाद इनका कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का है। कविकुल कल्पतरु इंपॉर्टेंट ग्रंथ है चिंतामणि का। जन्म काल में एसबीआई में करना होता है क्या? एसबीआई क्या अनुराधा? एसबीआई मीन्स कविकुल कल्पतरु इनका ग्रंथ। अच्छा, इनका जो ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु वो है, हाँ, 57 माइनस करना होता है। मैं पहले बताया है क्लास में, जब संवत में कोई चीज आपको दी हुई है तो उसको आपको -57 करना है। ठीक है, ये 1707 है यहाँ पर कविकुल कल्पतरु का समय, तो इसमें आपने -57 करना है, तब निकल जाएगा। ठीक है, ये है 1650। ये किसका समय है? कविकुल कल्पतरु का। कवि कुल कल्पतरु। अच्छा, मेरी वीडियो आ रही है पीछे। तो ये कविकुल कल्पतरु का समय है। -57 करके आपको सन निकालना है संवत से। यहां पर है इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जो शिव सिंह सरोज है ये शिव सिंह सेंगर की रचना है, और इसमें बहुत सारे कवियों का जीवन वृत्त है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि बहुत दिन तक नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। और काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनके जो सारे ग्रंथ हैं ये आपको नोट करने हैं। छंद विचार पिंगल का बड़ा भारी ग्रंथ है। डिंगल पिंगल पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ, डिंगल क्या है, पिंगल क्या है। तो पिछली क्लासेस देख लेना, नोट कर लेना सारी चीजें, है ना। तो छंद विचार नामक पिंगल बहुत भारी ग्रंथ है। काव्य विवेक इनका है चिंतामणि का। छंद विचार चिंतामणि का। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना। और रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके लिखे हुए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट। आगे है हमारे पुस्तकालय में मौजूद है इनकी बनाई रामायण, कविता और नाना अन्य छंदों में अपूर्व है। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनती अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। अगर पूछ लिया जाए कि किसने अपना नाम मणिमाल भी रखा है तो किसकी बात है? चिंतामणि की। ठीक है, मणि मणि है ना, तो ध्यान रख लेना। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास, सानुप्रास मतलब स अनुप्रास, अनुप्रास सहित अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। मतलब
अच्छी है इनकी पिछले कवियों की तुलना में। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। ये आपको पूरा नोट करना है इनके बारे में कि किसके बारे में शुक्ल ने ये कहा है, तो चिंतामणि के बारे में कहा है। ये वास्तव में उत्कृष्ट कवि थे। और इनकी रचना के कुछ नमूने, यही उदारत है तीन्हे जे परे महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन ते न परे कबहू जम घेरे, राजरमा रमणी उपधान अजय बरदान रहे जनने रे, है बल भार उदंड भरे हरि के भुजदंड सहायक मेरे। तो जो इनका ध्यान है वो एक पल के लिए भी अगर करें तो यम उनके पास नहीं आ सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि ईश्वर के हाथ ही मेरे सहायक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां चिंतामणि की। ठीक है, ईश्वर ही आधार है, बता रहे हैं मेरे जीवन के ईश्वर ही आधार है। और मेरे जीवन में जो इनकी मेरे जीवन में जो आधार है वो ईश्वर है। और जो इनकी शरण में आता है ये उन्हें मोह माया से निकालते हैं और उद्धार करते हैं। ठीक, ये आगे चलते हैं। एक आजू में कुंदन बेली लखी मणि मंदिर की रुचि बृंद भरे, कुरविंद के पल्लव इंदु तहां अरविंदन में मकरंद झरे, उत्बुंदन के मुकुतागन हवे, फल सुंदर भवे ना भवे पर आनी परे, लखियों दूती कद अनंद कला, नदनंद शिला द्रव रूप धरे। तो ठीक है, ये ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। आंखिन मुंदी बेके मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, केहू कहूँ मुस्कात छिते अंग राय अनुपम अंग दिखावे, नाह हुई छले सुछतियां हंसी भौं चढ़ाए आनंद बढ़ावे, जोबन के मद मत तिया हित सोपति को नतम चित्त चुरावे। इसको छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर बेनी दूसरे कवि हैं। यस्नी के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता पर फुटकल कवि बहुत सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्षिक और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी हैं। किस किस पर लिखी हैं? नक्षिक पर और षट ऋतु पर, यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये पंक्तियां शुक्ल ने किसके बारे में कही है? तो कवि बेनी। ठीक है, उदाहरण है, चेहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता ठहरे। देखो एक है ना वो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहनोगी, है ना वो, गोपियन के संग, ग्वालन के संग, ऐसे कुछ फिरोंगी ऐसे करके है। थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती होती हैं पंक्तियां और कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ें। बेनी बंदी जन की पंक्तियां हैं ये। छरे छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ की मुकुता ठहरे, फहरे पियरो पट बेनी इते, इनकी चुनरी के झपट झहरे, रसभंग भिरे अभिरे है है तमाल, दो रस ख्याल चहे लहरे, नित ऐसे सने सो राधिका श्याम, हमारे ही में सदा बहरे। ये पंक्तियां बेनी बंदीजन। ठीक है, ये बेनी करके भी काफी कवि हैं, तो आपको बंदीजन नाम इनके लिए याद रखना पड़ेगा, है ना। बेनी, अकेला बेनी नहीं याद रखना है, बेनी बंदीजन याद रखना है। बेनी बंदीजन।
कवि बेनी नैयु नई है घटा मोरवा वन बोलन कोकनरी छहरे बिजुरी छिति मंडन छवे लहरे मन मन भबुकन री पहिरो चुनरी चुनी के दुल्ही संग लाल के झुकन री ऋतु पावस यों ही बितावत हो मरी हो फिर बावरी हुकन री। आगे देखते हैं महाराज जसवंत सिंह, इंपॉर्टेंट कवि। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और इनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। औरंगजेब राजा भी इनसे डरता था। महाराज जसवंत सिंह, ये पूरी पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। इनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था और इनका जन्म संवत 1683 है। इसमें -57 करेंगे तो कितना आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। 1626 आएगा शायद, तो कर लेना खुद से। आगे देखते हैं हम, यहां पर है ये शाहजहां की ये शाहजहां के समय में कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। ये महाराज गज सिंह के दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। ये गद्दी पर बैठने का समय है। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत भाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। मतलब जो इनके बड़े भाई थे उनके पिता ने उनको अधिकार से निकाल दिया था, पद से उतार दिया था। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। इनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से ना जाने कितने ग्रंथ लिखाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्त खां के साथ ही छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए थे, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। ये जसवंत सिंह, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में। इनका भाषा भूषण ग्रंथ, जसवंत सिंह का भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है पंक्ति जसवंत सिंह के लिए। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है। आचार्य के रूप में लिखा है इस ग्रंथ को इन्होंने, कवि के रूप में नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रंथ है जिसको इन्होंने आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो वो है भाषा भूषण, ठीक है। भाषा भूषण, भाषा भूषण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जसवंत सिंह ने आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं, ठीक। प्रकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही ग्रंथ लिखे थे, ना कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। तो मतलब ये पहले ही आचार्य थे। जब हिंदी साहित्य में आए तो पहले आचार्य बनकर ही आए। ये भी पंक्ति नोट करना है कि कौन से कवि हैं जो आचार्य की हैसियत से आए थे हिंदी साहित्य में, कवि की हैसियत से नहीं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना जो कवि की हैसियत से आते हैं, कवि बनकर आते हैं साहित्य में, है ना। क्योंकि जीरो से शुरू करता है हर व्यक्ति। पहले पहले वो मान लो एक टीचर है, पहले वो स्कूल में मतलब कहीं पे भी अगर वो पढ़ाता है तो वो पहले छोटी पदवी पर होता है, फिर उसकी प्रमोशन होती है, फिर वो बड़ी पदवी पे चला जाता है ना। तो वैसे ही ये पहले से ही ज्वाइन ही बड़ी पदवी पर हुए थे। ये ज्वाइंड ही बड़ी पदवी पर हुए। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रालोक और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। चंद्रालोक जयदेव की रचना, मैंने आपको पीछे भी बताया। पर चंद्रालोक जो है संस्कृत का ग्रंथ है, जयदेव संस्कृत के कवि थे, ठीक है। चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की, और ये है संस्कृत में।
संस्कृत में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जसवंत सिंह ने भाषा भूषण लिखा इसी की तर्ज पर, मतलब इसी प्रणाली का इन्होंने अनुसरण किया। भाषा भूषण लिखा जसवंत सिंह ने, जसवंत सिंह ने कौन सी भाषा में लिखा? हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है बात। एक बार मैं ना लैपटॉप की बैटरी चेक करती हूँ, कई बार खत्म होने वाली होती है, फिर ऑफ हो जाता है। आप ये पढ़ो, तब तक नोट करो, मैं 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा लेती हूँ ना। चलें आगे। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, चंद्रालोक में क्या विशेषता है कि एक ही श्लोक के भीतर लक्षण भी है, उदाहरण भी है। लक्षण क्या मतलब कि कोई भी इन्होंने मान लो कोई अलंकार, कोई ग्रंथ इन्होंने बनाया, तो उसका इन्होंने साथ में वो बता दिया कि क्या लक्षण होने चाहिए, दोहे में क्या लक्षण होने चाहिए, चौपाई में क्या लक्षण होने चाहिए, है ना। इस तरह से छंदों को, अलग अलग छंदों के लक्षण इन्होंने बनाए और साथ में उदाहरण भी दे दिए। तो वही बात बता रहे हैं। उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया, मतलब आसानी हो गई है। तो अलंकारों के इन्होंने लक्षण बताए हैं कि ये वाला अलंकार है, इसका मतलब ये है, ये ऐसे होना चाहिए, और फिर उसका उदाहरण भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है, ठीक है। भाषा भूषण बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, छोटा सा है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, ठीक है। जसवंत सिंह ने जो भाषा भूषण के अतिरिक्त, तो उससे इतर जो ग्रंथ लिखे हैं वो कैसे हैं, तत्व ज्ञान क्या का वर्णन है उसमें, जैसे अप्रोक्ष सिद्धांत, ये भी जसवंत सिंह की रचना है। अनुभव प्रकाश, जसवंत सिंह की रचना। आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रबोध चंद्रोदय नाटक, जसवंत सिंह। ये सारे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही है, पद्य में है ना, कविता टाइप में है, क्योंकि गद्य तब था नहीं, जिनसे प्रदुत रचना पूरी निपुणता प्रकट होती है। सॉरी, जिसमें पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है, पर साहित्य में जहां तक संबंध है वे ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। ये देखो, ये वाली पंक्ति तो बहुत बार पूछी गई है। आचार्य शिक्षक के रूप में कौन आते हैं सामने हमारे? जसवंत सिंह, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जसवंत सिंह की बात हो रही है। कौन आते हैं आचार्य और शिक्षक के रूप में हमारे सामने?
जसवंत सिंह। ठीक है, बाकी शुक्ल बोल रहे हैं इनके बारे में ये। अलंकार निरूपण की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दोहे नीचे दिए जाते हैं। अत्युक्ति अलंकार अत्युक्ति यहाँ वर्णत अतिशय रूप, जाजक तेरे दान ते भय कल्प तरु भूप। अच्छा, एक मिनट बुक में देखूं मैं। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला है ये इसको ज्यादा देखने की इसको जरूरत नहीं है, ये वाले को। ठीक है, ये यहां से देखते हैं। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई हैं। पीछे मतलब बाद में अलंकार रत्नाकर नाम की एक टीका है, ये इंपॉर्टेंट है। अलंकार रत्नाकर पूछा जाता है, अलंकार रत्नाकर कौन से ग्रंथ की टीका है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है भाषा भूषण की टीका। ठीक, अलंकार रत्नाकर भाषा भूषण ग्रंथ की टीका है, लिख लेना इसको अपने पास। वंशीधर ने ये संवत 1792 में बनाया। वंशीधर ने रची थी ये टीका। दूसरी टीका प्रताप शाही की है। तीसरी गुलाब कवि की है भूषण चंद्रिका के नाम से। तो पहले तो 3 टीकाएं नोट करेंगे आप, कौन कौन सी है। कहाँ गया पॉइंटर। भाषा भूषण पर 3 टीकाएं नोट करते रहना मेरे साथ साथ में। किसकी रचना है भाषा भूषण? पहली टीका किसने लिखी? पहली टीका है अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर, और ये लिखी है वंशीधर ने। और दूसरी टीका है प्रताप शाही की। प्रताप शाही की टीका का नाम नहीं दिया है यहाँ पर, है ना, तो बस प्रताप शाही ने लिखी है, इनका ही नाम लिख देंगे यहाँ पर, प्रताप शाही। और तीसरी टीका किसने लिखी है? गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। तीसरी टीका किस नाम से है? भूषण चंद्रिका। ये लिखी है प्रताप शाही ने, सॉरी गुलाब कवि ने। गुलाब कवि नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं। ठीक है, ये 1 2 और 3। आगे चलते हैं, आगे बिहारी है और बिहारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 में हुआ। और 1660 के लगभग एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा आकर रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह, बहुत ही राजा जयशाह भी दिया है यहाँ नाम, और महाराज जयसिंह भी दिया है ना। जयशाह भी अगर हो तो कंफ्यूज नहीं होना, वैसे महाराज जयसिंह पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। तो किसके ये दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही ना थे। तो अभी नई नई शादी इनकी हुई थी और ये अपनी रानी के साथ अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं जाते थे, राजकाज नहीं देखते थे राजा। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? महाराज
जय सिंह की बात हो रही है, ठीक है, जिनके आश्रय में ये रहते थे, वो अपनी छोटी रानी के साथ उनके प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर ना निकलते थे। इस पर सरदार की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। सरदार की सलाह से, वैसे ये वाला क्वेश्चन करना है क्या 57 में? हाँ हाँ, अगर संवत दिया है तब 57 माइनस करना है। अगर संवत लिखा है ना यहाँ, आपको 57 माइनस करना ही है, और अगर सन लिखा है तब नहीं करना, ठीक है। अगर मान लो यही चीज सन में दी हो तब आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, पर यहाँ पे संवत लिखा हुआ है तो आपको 57 माइनस करना है। वैसे इनका जो जन्म है वो नहीं बताया है, मतलब लगभग बताया है, पूरा एग्जैक्टली नहीं बताया, अनुमानतः, मतलब लगभग बोला है ना। तो शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1660 बताया है, तो 1660 में माइनस कर ले आप 57 माइनस, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, इनका जन्म सन में निकल जाएगा। अच्छा, यहां पहुंचे थे हम। अभी तक ये सवाल नहीं पूछा है कि किसकी सलाह से बिहारी ने ये दोहा महाराज के पास भिजवाया था, हो सकता है पर आप पूछ ले, क्योंकि अभी थोड़ा सा और चेंज हो रहा है पैटर्न, ठीक है। तो सरदार की सलाह से भीतर भिजवाया, क्या दोहा क्या था? पहले तो इनका जन्म, पहले तो बिहारी, नोट्स बनाने अपने ऐसे करके बिहारी, फिर इनका जन्म लिखना है, और इनके आश्रयदाता का नाम आपको नोट करना है, आश्रय दाता, क्योंकि हर कवि आश्रयदाता के आश्रय में रहता था, राजा के आश्रय में, आपको पहले बता चुकी हूँ। और आश्रयदाता चेंज भी होते रहते थे टाइम टू टाइम। तो ये जयसिंह के दरबार में थे, इनके आश्रयदाता थे महाराज जयसिंह, महाराज जयसिंह, राइट, ये। और बस इनका जन्म संवत 1660 है, माइनस 57 करके यहाँ जन्म लिख देना है इधर, ठीक है। ऐसे करके लिखना है। अगले पेज पे देखते हैं क्या भिजवाया इन्होंने दोहा अंदर। उस पे लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बता रहे हैं कि ना पराग है, ना मधुर है, ना मधु है ना, नहीं विकास यही काल, मतलब विकास भी नहीं हुआ है अभी, अभी जो फूल है वो छोटा ही रह गया है, कली है, अभी फूल खिला नहीं है, कली है अभी, अभी फूल खिला नहीं है। अली होता है भंवरा, अगर भंवरा जो है वो कली से ही बंधा रह जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? अभी तो जब वो फूल बन जाएगी, अभी तो वो कली है, जब वो फूल बन जाएगी तो फिर क्या होगा? तो मतलब वो बता रहे हैं कि आप रानी के प्रेम में इतना मग्न हो चुके हैं कि अभी तो रानी, मतलब अभी तो कली है, छोटी छोटी थी रानी भी, है ना। तो वो बता रहे हैं कि अभी भंवरे की का एग्जाम्पल देकर, भंवरे का उदाहरण देकर वो बोल रहे हैं कि अगर कली से ही बंधा रह जाएगा भंवरा तो फिर आगे क्या होगा। तो मतलब बाहर आओ, राजकाज संभालो, बोलने का मतलब ये था पूरा। तो इन्होंने ये दोहा लिख कर भेज दिया अंदर, ठीक है। बिहारी का दोहा है ये, बिहारी, और महाराज जयसिंह को दिया था इन्होंने ये लिखकर, अपने आश्रयदाता राजा महाराज जयसिंह को इन्होंने भेजा था। महाराज जयसिंह, हाँ। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले, जब उन्होंने दोहा पढ़ा एकदम से महाराज बाहर आए, होश आई उनको, और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया और उन्होंने आगे बिहारी का मान सम्मान बढ़ाया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे पर एक एक अशर्फी मिलने लगी। बिहारी बिहारी को हर दोहे पर क्या मिलता था? एक एक अशर्फी, ठीक है, ये भी याद रखना है। इस प्रकार 700 दोहे बन गए, 700 दोहे बनाए इन्होंने, जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। सतसई का मतलब ही 700 होता है। तो बिहारी सतसई इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बिहारी की।
702 हैं उसमें, कई लोग 712, कई 713, मतलब वो अपने अनुमानता आगे बोलते हैं अपनी खोजबीन के अनुसार। पर 700 तो ध्यान रखना ही है आपको, क्योंकि बिहारी सत्सई ही है। 12 भी मिलते हैं, 13 भी मिलते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना किसी और का नहीं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बिहारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक पंक्ति, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना किसी और का नहीं। इसका एक एक दोहा, एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, बिहारी सत्सई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीका रची गई, मतलब टीकाएं बहुत लिखी लोगों ने बाद में। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका बहुत प्रसिद्ध है, जो कवित्तों में है। हरि प्रकाश की टीका, लल्लू लाल की टीका, लाल चंद्रिका के नाम से लिखी है उन्होंने। और सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलियां, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियां इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं, पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। तो इनकी टीकाएं आपको देखनी है कि बिहारी सत्सई पर कौन कौन सी टीकाएं हैं, वो आपको नोट करनी है। ठीक है, और जो पिछली वाली पंक्ति है, ये वाली, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तो ये वाली भी आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है पंक्ति। वो लड़की छोटी है, युवा अवस्था में है अभी, सॉरी युवा अवस्था भी नहीं है अभी, और कली भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो फिर आगे क्या होगा। ये वाली और इसकी टीकाएं, बिहारी सत्सई की टीकाएं आपको नोट करनी है एक जगह, कि कौन कौन सी बिहारी सत्सई पर टीका लिखी गई थी और कौन कौन सी ज्यादा प्रसिद्ध है, ये पूछी जाती है। ठीक है, बिहारी सत्सई की टीकाएं। टीका मैंने आपको बताया था, जो छोटे छोटे ग्रंथ लिखे जाते हैं, टीकाएं। अब सारी टीकाओं के नाम एक जगह आपको नोट कर लेने हैं। पहली यहां पर बताइए, कृष्ण कवि की टीका, उसका नाम नहीं है। कृष्ण कवि की टीका है, कवित्तों में, कवित्तों में है। और है हरि प्रकाश की टीका। हरि प्रकाश की भी लिखना है आपको, वैसे ये हरि प्रकाश वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे ध्यान रखना कि कितनी टीकाएं यहाँ शुक्ल ने बोली है। हरि प्रकाश की टीका, ये भी बिहारी सत्सई पर है। उसके बाद है जी लल्लू लाल की टीका। लल्लू लाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल चंद्रिका। लल्लू लाल की रचना लाल चंद्रिका, और ये बिहारी सत्सई की टीका है। लाल चंद्रिका, इन्होंने नाम दिया उसको लाल चंद्रिका। और उसके बाद है सरदार कवि की टीका, सूरती मिश्र की टीका। सरदार कवि, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। तो सूरती मिश्र की यहां लिख देती हूँ। सूरती मिश्र की टीका, ये सारी टीकाएं किस पर है, बिहारी सत्सई पर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है बिहारी सत्सई की टीकाएं, तो ये आपको सारी नोट करनी है। राइट, आगे चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। अब अंबिका दत्त व्यास ने भी जो टीका लिखी है, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार, अंबिका दत्त व्यास की भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, बिहारी बिहार। ये भी टीका है बिहारी सत्सई की, टीका बिहारी सत्सई की है ये भी।
और दोहो के भावों को पल्लवित करके रोला छंद में है ये, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है ये, पहले तो नाम नोट करें, इंपॉर्टेंट नाम, अंबिका दत्त व्यास। ये अंबिका दत्त व्यास आधुनिक काल में आते हैं, ठीक है, ये यहाँ के नहीं है, रीतिकाल के। अंबिका दत्त व्यास ने ये रोला छंद में लिखी है ये टीका। कौन से छंद में? रोला छंद में, ठीक है। आगे है, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। ये सारा ही आपको नोट करना है, वैसे मैंने ऊपर शॉर्ट में लिख के दे दिया है सब कुछ। और रोला छंद में है, ये परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। दोहों का संस्कृत अनुवाद पूछ लिया जाए अगर किसने किया है तो परमानंद ने, इंपॉर्टेंट है, ये खुद से नोट कर लेना, मैं सारा नोट नहीं करूंगी यहाँ पर। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। ये भी उर्दू शेरों में, उर्दू शेर मतलब जो शायर, शेर व शायरी होती है उसकी बात कर रहे हैं। आगे है, इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग ही साहित्य खड़ा हो गया। तो बिहारी का एक अलग ही साहित्य, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनकी रचनाएं बहुत ही वो थी, मतलब दोहे इनके जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। इतने से ही इस अर्थ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ, ये भी है काल के उन्होंने भी एक बड़ी टीका, ये तो पूरा ही, मतलब बिहारी का तो एक भी शब्द नहीं छोड़ना है, पूरा पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन, एक एक शब्द, जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ है वो जो जितने श्रम और सावधानी से संपादित हुआ है। आज तक हिंदी साहित्य में कोई ग्रंथ नहीं हुआ है ऐसा। ये आपको पूरा का पूरा नोट करना है यहां तक। आगे है, बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, सिर्फ इन्होंने ये एक ही ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई, और वही इनकी बड़ी कीर्ति का आधार रहा, उनके बड़े यश का आधार रहा, बड़ी प्रसिद्धि का आधार रहा। बिहारी ने, ये देखो, ये पूरी पंक्ति आपको नोट करनी है, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मतलब गुण था उसमें, ऐसे नहीं कि बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं फिर प्रसिद्ध हुई है, नो, एक भी रचना लिखी है लेकिन गुण है उसमें, है ना, तो वो रचना ज्यादा अच्छी मानी जाती है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो भी दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, इसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता है। मान लो कोई पाठक भूल ही गया, मतलब अपने आप को भूल ही जाता है इसको पढ़ते पढ़ते। प्रबंध ऐसी रचना होती है, बिल्कुल खो जाता है उसमें, प्रबंध करके वो बनाई जाती है, मतलब अच्छे से चुन चुन के शब्द डाले जाते हैं उसमें प्रबंध काव्य में, ठीक है। अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। रस के छींटे, रस के छींटे हमने पीछे भी एक रचना में पढ़ा है, देख लेना उसको भी, कंफ्यूज मत हो जाना। यदि प्रबंध काव्य, ये देखो यहाँ पर लिखा ही है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो बता रहे हैं, ये वाली परिभाषा बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। ये ये शुक्ल की पंक्ति है, शुक्ल, और बिहारी के विषय में इन्होंने इतना सारा सब कुछ कहा है, ठीक है। ये पंक्ति भी पूछी जाती है कि किसके लिए, बिहारी के विषय में शुक्ल, ठीक है। ये तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रबंध काव्य क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जैसे मान लो ये वाली पंक्ति दे दी, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, शुक्ल ने किसके संबंध में बोला है, आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बिहारी पर टिक करना है ना। और
या ऐसे पूछ लिया जाएगा ये वाली पंक्ति देकर कि ये पंक्ति किसने कही है, बिहारी के विषय में ये पंक्ति किसने कही है, तो आपको वहां पे देखना है कि शुक्ल ने कही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर 4-5 पॉइंट दे दिए जाएंगे, इनमें से हाँ नहीं करके बीच में शब्दों का हेरफेर कर दिया जाएगा और आपको सही गलत पूछा जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो उसमें भी आपको सही गलत चूज करना है। ठीक है, वो तभी हो पाएगा जब आप ध्यान से क्लास में देखोगे, पढ़ोगे अच्छे से, है ना। तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दें अच्छे से, क्योंकि हमने पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। हमें क्या करना है, अब जेआरएफ क्लियर करना है, बस जल्दी करना है। हमें समय बर्बाद नहीं करना, हमारे पास इतना समय नहीं है फालतू कि हम जेआरएफ में लगाएं उसको सिर्फ, है ना। और भी बहुत कुछ करना है जिंदगी में। तो पढ़ना शुरू करेंगे तो तभी ये सब हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दें, रिवीजन किया करें, पढ़ा करें और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ना शुरू करें, टेक्स्ट पढ़ें, बहुत ज्यादा टेक्स्ट पढ़ें, आजकल टेक्स्ट से बहुत सवाल आ रहे हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, प्रबंध जो है वो क्या है, वनस्थली, एक बगीचा है प्रबंध काव्य, है ना। एक बगीचा है, मान लो प्रबंध बगीचे की तरह है, जो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य बगीचे की तरह है। और मुक्तक, मुक्तक क्या है कि उस बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों को चुन लेना, है ना, अच्छे अच्छे खुशबू वाले, अच्छे अच्छे दिखने वाले फूलों को चुन लेना और उसका एक गुलदस्ता बना लेना। क्योंकि गुलदस्ता तो हम हर किसी फूल का नहीं बनाते ना, हम क्या करते हैं, गुलदस्ते को सुंदर सुंदर फूलों से सजाते हैं। अगर हम कोई खराब फूल डाल भी दे बीच में, कोई ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन हम उसको भर्ती के लिए डालते हैं, अंदर डालते हैं, जिसका पता नहीं चलता, मतलब बहुत ही अच्छे से हम उसको बनाते हैं गुलदस्ते को, है ना। तो प्रबंध काव्य क्या है, प्रबंध काव्य लाइक गार्डन, प्रबंध काव्य क्या है, गार्डन है, बगीचा। और मुक्तक क्या है, गुलदस्ता। गुलदस्ते में हम क्या करते हैं, चुन चुन कर फूल डालते हैं, गुलदस्ता। ये यहाँ पर शुक्ल ने प्रबंध और मुक्तक की परिभाषा दी है। इसी से वह सभी समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। तो मंत्रमुग्ध मतलब कि वो पूरा ध्यान मग्न हो जाता है, खो जाता है वो पूरा। ये पूरी पंक्ति को आपको नोट करना है, शुक्ल ने कहा है बिहारी के लिए। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक में रचना करने में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह वाली पंक्ति बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे। किसके लिए कहा है, बिहारी के लिए। इसी से किसी ने कहा है, सत सैया के दोहरे ज्यो नावक में, नावक हो गए यहाँ, ज्यो नावक में तीर देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर। सतसैया के दोहरे, बिहारी सतसैया के दोहे कैसे हैं, जैसे नाव के जो वो होता है उसको चलाने वाला जिसको बोलते हैं तीर, देखन में छोटे लगे, देखने में कैसे लगते हैं, छोटे छोटे, पर पूरे शरीर को बेंध देते हैं, छेद देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, लेकिन किसी अज्ञात कवि की है ये, अभी इसमें शुक्ल का नाम मत लगाना। ठीक है, अज्ञात कवि मतलब नाम नहीं ज्ञात उसका, अज्ञात। अज्ञात कवि अब नाम भी नहीं है कि आप नाम समझ लें कि किसी कवि का नाम अज्ञात है। अज्ञात मतलब कि पता नहीं किसकी है। ठीक है, और ये पूरा ही पैराग्राफ आ गया पॉइंटर, ये पूरा पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब बिहारी का तो कुछ भी मत छोड़ना, बिहारी का क्या, शुक्ल का भी कुछ मत छोड़ना। ठीक है, बिहारी के लिए शुक्ल, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितना रह गया बिहारी,
बिहारी तो बहुत बड़ा है, अब आगे इनके बड़े अच्छे अच्छे दोहे आएंगे, तो आज यहीं पे हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। पत्रातिथि यहाँ तक देख लिया ना हमने, आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। चले एंड करें। कौन कौन रह गए क्लास में? सभी हैं कि चले गए? क्लास को एंड करते हैं और कल 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। ममता, अनुराधा, और कौन है? वेलकम पिंकी, नाइस क्लास, थैंक यू। चलिए 3 बजे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से खाएं पिएं, खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें और पढ़ाई करते रहें अपनी, है ना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।